नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल यस फॉर स्टडी में। आज हम सब फिर एक नए वीडियो के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की आपकी क्लास आपके आने वाले बिहार स्टेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम सब दोस्तों आई टाइप टीचिंग से जो आपके 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको, अन्य दक्षता अदर स्किल से जो 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसको हम सब कवर करेंगे। आज की आपकी क्लास में टोटल हम सब 50 क्वेश्चन को कवर करेंगे, जो कि आपके स्टेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें जो भी क्वेश्चन हम सब कवर करेंगे वो सभी के सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं। सबसे पहले आपको हम यह बताते हैं आपके स्टेट के लिए क्यों महत्वपूर्ण है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। दोस्तों, आई टाइप टीचिंग में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बार बार एग्जामों में क्वेश्चन पूछे गए हैं। लेकिन इसका यह नहीं मतलब कि आप क्वेश्चन को रट लें। आपको क्वेश्चन को रटना नहीं है, बल्कि उसकी लैंग्वेज को समझना है। क्योंकि दोस्तों आई टाइप टीचिंग में जो सबसे महत्वपूर्ण होता है लैंग्वेज को समझना। अगर आप लैंग्वेज को समझ गए तो आप 30 में 30 क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। इसलिए रटिए नहीं, आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करिए, ताकि आपको पता चले कि एग्जाम में कैसे घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछा जाता है। अदर स्किल से बात करें तो इसमें दोस्तों 5 क्वेश्चन आपके मैथ से पूछे जाते हैं, 5 ही क्वेश्चन आपके रीजनिंग से आते हैं, 5 क्वेश्चन आपके जीएस से आते हैं, 5 क्वेश्चन आपके आते हैं जो कि ईवीएस पर्यावरण से आते हैं। तो आज जो हम सब क्लास को कवर करेंगे वो आपका 15/9/2020 में जो आपका स्टेट हुआ था उसी दिन यह क्वेश्चन पेपर पूछा गया था। इसी क्वेश्चन पेपर को हम सब कवर करेंगे। इसकी पीडीएफ की अगर बात करूं तो इसकी पीडीएफ दोस्तों आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहां से जाके आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए चलिए हम सब आगे बढ़ते हैं और क्लास की शुरुआत करते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और कमेंट भी करिए कि आपको क्लासें कैसी लगें। चलिए हम सब क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन शिक्षण समृद्धि के अभिलक्षण हैं। ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है इसमें अनिवार्यतः एक बौद्धिक संक्रिया समाविष्ट होती है। सेकंड ऑप्शन है यह विज्ञान से सामग्री लेती है। थर्ड ऑप्शन है इसकी प्रवृत्ति स्व संगठनमुखी होती है। या फिर लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी, यह सभी ऑप्शन। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यह सभी ऑप्शन से ही दोस्तों, यह सभी जो है शिक्षण समृद्धि के अभिलक्षण है। ऑप्शन इसमें डी इज करेक्ट आंसर। कह रहे हैं समृद्धिक दृष्टि से किसी अध्यापक में निम्नलिखित विशेषक होने चाहिए। कौन से विशेषक होने चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन है विषय वस्तु पर अधिकार। सेकंड ऑप्शन है अध्यापन कौशलों का ज्ञान। या फिर ए और बी, यहाँ पे ए और बी दोनों, यहाँ पे का दिया है तो का नहीं, आप इंग्लिश में देखिए ए और बी बोथ। या फिर लास्ट ऑप्शन है उत्तरदायित्व का अभाव। देखिए, एक टीचर होने के नाते आपको विषय वस्तु पर अधिकार होना चाहिए और अध्यापन कौशल का ज्ञान होना चाहिए। आप जो चीज़ पढ़ा रहे हैं उस पर आपको कमांड होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। तो इसलिए ऑप्शन इसमें सी इज करेक्ट आंसर। शिक्षण पूर्व चरण में अध्यापक की निम्नलिखित भूमिका है दोस्तों। किसकी बात करें? शिक्षण पूर्व चरण में अध्यापक की कौन सी भूमिका होती है? ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है विषय वस्तु का विश्लेषण। सेकंड ऑप्शन है निश्चित करना कि शिक्षण के लिए विषय वस्तु का कौन सा अंश चुना जाएगा। अगले ऑप्शन पर हम बढ़ते हैं। थर्ड ऑप्शन है निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उपयुक्त विभिन्न अधिगम अनुभवों का अध्ययन। तो राइट आंसर इसमें या फिर यह सभी, तो ये सभी ऑप्शन सही होंगे दोस्तों। इसमें जो बात कर रहा था, कह रहे थे कि शिक्षण पूर्व, शिक्षण के पहले चरण में अध्यापक की निम्नलिखित भूमिका होनी चाहिए। क्या क्या होना चाहिए? तो विषय वस्तु का विश्लेषण भी करना चाहिए, निश्चित करना कि शिक्षण के लिए विषय वस्तु का कौन सा अंश चुना जाए। शिक्षण के लिए आपको क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है इसका चुनाव पहले ही करना चाहिए। ऐसा नहीं आप क्लास में चले जाए फिर आप चुनाव करें हमको यह नहीं है पढ़ाना है, फिर दिक्कत हो जाएगी। थर्ड जो ऑप्शन था निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उपयुक्त विभिन्न अधिगम अनुभवों का अध्ययन। तो यह भी आपका सही है, तो इसलिए राइट आंसर इसमें डी हो जाएगी। ये सभी ऑप्शन आपके करेक्ट हैं। निम्न में से कौन शिक्षक का व्यक्तिगत गुण है? ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है स्नेह है। सेकंड ऑप्शन है समानुभूति है। थर्ड ऑप्शन है सरोकार एवं प्रतिबद्धता है। लास्ट ऑप्शन है ये सभी। निम्न में से कौन शिक्षक का व्यक्तिगत गुण है? आप कहेंगे स्नेह भी तो आपका राइट आंसर है। और देखिए सहानुभूति और समानुभूति में अंतर होता है। एम्पैथी और सिंपैथी दोनों अलग अलग चीज़ें, इसको जाने। समानुभूति यह भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सरोकार्य प्रतिबद्धता यह भी आपका हो जाएगा। तो राइट आंसर इसमें सभी ऑप्शन सही है। ये सभी ऑप्शन
वो शिक्षक के व्यक्तिगत गुण होने चाहिए था। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अध्यापक को मित्र, दार्शनिक के मार्गदर्शन की अभिव्यक्ति से गौरवान्वित किया गया है, इसका कारण है, क्या कारण है? फर्स्ट ऑप्शन है उसे समाज में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी है। सेकंड ऑप्शन है वह छात्रों की मानवता के महान मूल्यों को हस्तांतरित करता है। थर्ड ऑप्शन है वह महान समाज सुधारक है। लास्ट ऑप्शन है वो महान देशभक्त है। देखिए, महान समाज सुधारक है, देशभक्त है, ये सब ऑप्शन तो आपके सही नहीं होंगे, तो गलत हो जाएंगे। वह छात्रों के मानवता के महान मूल्यों को हस्तांतरित करता है, यह भी गलत ऑप्शन हो जाएगा। उसे समाज में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी है। दोस्तों ऑप्शन ये आपका फर्स्ट ही ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अध्यापक की असफलता का सबसे बड़ा कारण क्या है? अध्यापक अगर असफल होता है तो इसका कारण क्या है? ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है अंतर्वैयक्तिक संबंध। सेकंड ऑप्शन है विषय के ऊपर पर्याप्त नियंत्रण न होना। थर्ड ऑप्शन है भाषिक दक्षता, या फिर लास्ट ऑप्शन है छात्रों के प्रति कठोरता का व्यवहार। अगर अध्यापक की असफलता का सबसे बड़ा, अध्यापक की बात करें तो इसमें जो देखिए अंतर्वैयक्तिक संबंध नहीं होगा, विषय के ऊपर पर्याप्त नियंत्रण न होना, यही आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी ही आपका सही होगा। भाषिक दक्षता नहीं होगा, छात्रों के प्रति कठोर व्यवहार करेंगे, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। विषय के ऊपर पर्याप्त नियंत्रण ना होना, इसलिए अगर आपका किसी विषय के ऊपर पर्याप्त नियंत्रण नहीं है तो फिर आप असफल हो सकते हैं, तो इसीलिए ऑप्शन इसमें बी इज करेक्ट आंसर। अध्यापक अपने छात्रों के साथ निम्नलिखित में से किसके द्वारा सामंजस्य स्थापित कर सकता है? ऑप्शन है फर्स्ट विषय का प्राधिकृत विद्वान, या फिर सेकंड ऑप्शन है अपने ज्ञानी कौशल से छात्रों को प्रभावित करके। थर्ड ऑप्शन है मार्गदर्शक की भूमिका अदा करके। लास्ट ऑप्शन है छात्रों का मित्र बनकर। इसमें बात किसकी करें? अध्यापक अपने छात्रों के साथ निम्नलिखित में से किसके द्वारा सामंजस्य स्थापित करता है? किसके द्वारा सामंजस्य स्थापित करेगा? तो राइट आंसर इसमें जो हो जाएगा छात्रों के साथ मित्र बनकर। छात्रों के साथ अगर आप मित्रवत व्यवहार करेंगे तब बच्चा आपसे बहुत जल्दी इंटरेक्ट होगा, बहुत जल्दी सीखेगा। आपको यह सब नहीं करना विषय के प्राधिकृत विद्वान, आप विद्वान होकर छात्रों के साथ सामंजस्य नहीं बना पाएंगे। अपने ज्ञान कौशलों के छात्रों को प्रभावित करना, यह भी गलत हो जाएगा। मार्गदर्शक की भूमिका अदा, देखिए मार्गदर्शक की भूमिका अदा करना है तो सही तो है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा सही है छात्रों का मित्र बनकर, ऑप्शन इसमें डी सही होगा। शिक्षा निम्नलिखित में से किसका एक शक्तिशाली साधन है? ऑप्शन है सामाजिक रूपांतरण का। सेकंड ऑप्शन है व्यक्तिगत रूपांतरण का। थर्ड ऑप्शन है सांस्कृतिक रूपांतरण का, या फिर यह सभी। दोस्तों शिक्षा जो है किसका शक्तिशाली साधन है, किसका रूपांतरण में? तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये सभी, आपकी शिक्षा से यह सभी को बदल सकते हैं। सामाजिक रूपांतरण का, व्यक्तिगत रूपांतरण का, संस्कृति को, यह सभी। इसलिए ऑप्शन इसमें डी। शिक्षा ही एक ऐसा वेपन है दोस्तों जिसका इस्तेमाल करके आप एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हैं, इसलिए ऑप्शन इसमें डी इज करेक्ट आंसर। विद्यार्थी की अधिकतम आत्मोपलब्धि में अध्यापक का योगदान निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन है छात्रों की आवश्यकता की अनवरत पूर्ति द्वारा। सेकंड ऑप्शन है कक्षा में छात्र के क्रियाकलापों पर कठोर नियंत्रण द्वारा। थर्ड ऑप्शन है छात्रों की आवश्यकताओं, लक्ष्यों एवं उद्देश्यों के प्रति संवेदनशीलता द्वारा। लास्ट ऑप्शन है शैक्षिक स्तर का कठोरता से क्रियान्वित। देखिए जो ऑप्शन गलत ऑप्शन हो सकते हैं, जो बच्चे के फेवर में नहीं है वो ऑप्शन आपके गलत। जैसे कठोरता की बात करें, केवल की बात करें, तो ऑप्शन आपके नेगेटिव पॉइंट है, होगा ही नहीं। छात्रों की आवश्यकता का अनवरत पूर्ति द्वारा है, तो यह भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। कक्षा में छात्रों के क्रियाकलापों पर कठोर नियंत्रण, हमने आपको बताया ना कि कठोर शब्द कैसा है, नेगेटिव शब्द है, तो यह नहीं हो सकता। छात्रों की आवश्यकताओं, लक्ष्यों एवं उद्देश्यों के प्रति संवेदनशीलता द्वारा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। कक्षा में कुछ छात्र बहुत अधिक अधिगम जिज्ञासा प्रदर्शित करते हैं। यह इसलिए हो सकता है कि छात्र, अगर आपकी क्लास में कोई बच्चा बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है, बहुत ज़्यादा जिज्ञासु है, तो आप क्या करेंगे? किस लिए हो सकता है? ऑप्शन है प्रतिभाशाली है, धनी परिवार के हैं, या फिर बनावटी व्यवहार के हैं, कक्षा में उद्दंडता पैदा करना चाहता है। देखिए जो ऑप्शन बच्चे के फेवर में नहीं है, बच्चे का विरोध करते हैं, वो ऑप्शन आपके सही ही नहीं होंगे। जैसे
कह रहे कक्षा में उड़नदता कर रहा है, तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। बनावटी व्यवहार करता है, यह नहीं दोस्तों, धनी परिवार का, यह भी नहीं। प्रतिभाशाली है, वो बच्चा प्रतिभाशाली है, बच्चा आपसे बार बार क्वेश्चन पूछना चाह रहा है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन है फर्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, क्या है दोस्तों? विषय का गुण ज्ञान, अच्छी संप्रेषण क्षमता। अगले ऑप्शन बढ़ते हैं, छात्र कल्याण की चिंता, या फिर लास्ट ऑप्शन है प्रभावी नेतृत्व के गुण। देखिए इसमें नेतृत्व की बात कर रहे हैं, इसमें छात्र के कल्याण की बात कर रहे थे कि दोनों ऑप्शन आपके नहीं होंगे। इसमें फर्स्ट ऑप्शन सही होता जो आपका लिखा था दोस्तों, विषय का गुण ज्ञान। अगर आप कोई विषय पढ़ा रहे हैं, अगर उस विषय इसी संप्रेषण की बात करें, पहले सेकंड ऑप्शन संप्रेषण था, वो भी गलत हो जाएगा। एक अध्यापक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता पूछा जा रहा था। एक अध्यापक अगर आप हैं तो सबसे जो जरूरी चीज़ है, आपको विषय का ज्ञान होना चाहिए। आप जो पढ़ा रहे हैं उसके बारे में आप जानते रहें, इसलिए विषय का गुण ज्ञान होना चाहिए था। ऑप्शन इसमें ए सही था। अगला जो क्वेश्चन है, शिक्षक छात्र से संबंधों के संदर्भ में निम्न में से कौन सी बात सही है? ऑप्शन है बहुत अनौपचारिक तथा निकट। सेकंड ऑप्शन है कक्षा कक्ष तक सीमित। थर्ड ऑप्शन है सद्भावपूर्ण तथा सम्मानपूर्ण। लास्ट ऑप्शन उदासीन। देखिए कुछ ऑप्शन नहीं हो सकते, जैसे उदासीन। शिक्षक छात्र का संबंध उदासीन नहीं होना चाहिए, आप उदासीन नहीं हो सकते, तो ऑप्शन डी आपका होगा नहीं। कक्षा कक्ष तक, आप सिर्फ कक्षा कक्ष तक ही सीमित नहीं रखिए दोस्तों, यह भी गलत हो जाएगा। बहुत अनौपचारिक तथा निकट, यह भी गलत हो जाएगा। इसमें सद्भावपूर्ण तथा सम्मानपूर्ण, ऑप्शन इसमें सी इज राइट आंसर। करें छात्रों की शैक्षिक निष्पत्ति में सुधार लाया जा सकता है यदि उनके माँ बाप को प्रेरित किया जाए। ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन अपने बालकों के कार्य के निरीक्षण के लिए अतिरिक्त ट्यूशन। देखिए ये ट्यूशन की बात करें, अगर उसे ट्यूशन ही देना है तो आपके पास पढ़ने के लिए क्यों भेजा है? ऑप्शन है आपका ये सही नहीं होगा। इसके बारे में चिंता ना करें, यह भी गलत हो जाएगा। बार बार अध्यापक के साथ अंतःक्रिया करें, यह भी गलत हो जाएगा। अपने बालकों के कार्य का निरीक्षण करें, आप जो पढ़ा रहे हैं उसका चेक करें, हाँ क्या पढ़ाया गया क्या नहीं पढ़ाया गया, या फिर आप बच्चा आपका कहाँ खेल रहा है क्या कर रहा है, इसके बारे में तो घर वाले ही देखेंगे। इस चीज़ के बारे में आपको गार्जियन से चर्चा करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम गार्जियन से बोलते हैं आप ट्यूशन लगवा लीजिए पढ़ा लीजिए, तो ऐसा आपको नहीं बोलना था। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। निम्नलिखित पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप है। ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन है वाद विवाद में चर्चा। देखिए सहगामी क्रियाकलाप की बात करें, संगीत, अभी तो दोनों सही है दोस्तों। आगे हम अगले भी ऑप्शन पे देखते हैं। अगला ऑप्शन क्या है? अगला ऑप्शन है सहकारी बैंक या फिर यह सभी। यह ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, ये सभी ऑप्शन सही है दोस्तों, जो बच्चों को सीखने में मददगार देती है। तो ऑप्शन ये सभी जो तीनों ऑप्शन था, तीनों ऑप्शन ही आपका राइट है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। विद्यालय में पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप होता है दोस्तों। ऑप्शन है मानसिक विकास के लिए, शारीरिक विकास के लिए, आध्यात्मिक विकास के लिए, या फिर यह सभी ऑप्शन सही है दोस्तों। विद्यालय में सहगामी क्रियाकलाप होता है, किसके लिए होता है? तो आप कहेंगे इन सभी के लिए होता है, तो ऑप्शन मानसिक विकास के लिए भी होता है, शारीरिक विकास, आध्यात्मिक विकास। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। इनमें से कौन साहित्यिक क्रियाकलाप है? ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन है कहानी लेखन, सेकंड ऑप्शन है सामूहिक अभ्यास, थर्ड ऑप्शन है नाट्य कला, लास्ट ऑप्शन है सामाजिक सर्वेक्षण। साहित्यिक क्रियाकलाप की बात करें तो आप कहेंगे साहित्यिक क्रियाकलाप जो है इसमें से कौन से है, जिसमें जैसे सामूहिक साहित्यिक क्रियाकलाप, सामूहिक अभ्यास है, नाट्य कला है, या फिर सामाजिक, एक मिनट, हाँ सामाजिक सर्वेक्षण है। अगर इसमें हम सब बात करें, देखिए इसमें साहित्यिक क्रियाकलाप की बात करें, ऑप्शन फर्स्ट सही होगा कहानी लेखन। देखिए कहानी लेखन में आपका निबंध, कविता, कहानी लेखन, वाद विवाद, चर्चाएँ, प्रश्नोत्तरी, सेमिनार, पुस्तकालय, यह सभी गतिविधियाँ आपके साहित्यिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आती हैं। तो ये इसमें कहानी लेखन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक मिनट दोस्तों, विद्यालय में पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों के आयोजन में अध्यापक की भूमिका है। कैसी भूमिका है दोस्तों? नियोजक है, पथ प्रदर्शक है, प्रवर्तक है, या फिर ये तीनों हैं। विद्यालय पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों में
के आयोजन में अध्यापक की भूमिका कैसी होनी चाहिए? तो यह दोस्तों ऑप्शन ये सभी होना चाहिए, नियोजक, प्लानर भी, पथ प्रदर्शक भी, प्रवर्तक भी। ऑप्शन इसमें डी इज करेक्ट आंसर। विद्यालय में समय सारणी के निम्नलिखित कार्य हैं। कौन से कार्य हैं दोस्तों समय सारणी के? फर्स्ट ऑप्शन है कार्य के घंटों को दर्शाता है। सेकंड ऑप्शन है अध्यापकों के कार्य और विश्वास अध्यापकों के कार्य और विश्राम समय को दर्शाता है। थर्ड ऑप्शन है प्रातःकालीन सभा का समय दर्शाता है, या फिर यह सभी। तो समय सारणी दोस्तों, समय सारणी का कार्य क्या है? निम्नलिखित कार्य कौन कौन से समय सारणी के कौन कौन से कार्य होते हैं? तो इसमें यह सभी दोस्तों कार्य के घंटों को दर्शाता है कि हमको जो समय सारणी होता है कितने कार्य के, अब कौन सी क्लास कितने घंटे की होंगी, इन सब के बारे में चर्चा होती है। अध्यापकों के कार्य और विश्राम समय को दर्शाता है कि कब आपको लंच मिलेगा, कब आपका लंच है, कब आपको पढ़ाना है, इन सब के बारे में होता है। प्रातःकालीन सभा का समय दर्शाता है कि आपके प्रेयर कब से होगा, क्लासें कब से स्टार्ट होगी, इन सभी के बारे में दर्शाता है। तो ऑप्शन इसमें डी इज करेक्ट आंसर। निम्नलिखित समय सारणी निर्माण के सिद्धांत हैं। कौन कौन से? उपलब्ध समय की मात्रा, न्याय के सिद्धांत पर, क और ख दोनों, या फिर विद्यालय में छात्रों की संख्या के आधार पर। देखिए समय सारणी का निर्धारण आपका जो टाइम टेबल बनता है वह है आपका विद्यालय में छात्रों की संख्या के आधार पर नहीं बना सकते। इसमें आप छात्रों की संख्या के आधार पर नहीं बना सकते। तो उपलब्ध समय की आपके पास जितना, जैसे अगर 8 घंटे की आपकी क्लास चलना है, 4 घंटे की क्लास चलना है, तो उसमें ही आपको उसी समय के हिसाब जो आपका समय उपलब्ध है उसी समय के हिसाब से, ऐसे नहीं आपके उपलब्ध समय रात में भी तो रात में लगा दीजिए, तो आप ऐसा नहीं करना है। तो जो आपका समय है 9 से 12, 2, 3 तक जो भी आपका, उसी समय के हिसाब से आपको टाइम टेबल बनाना है। न्याय के सिद्धांत पर, यह भी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन इसमें ए और बी दोनों इज राइट आंसर। छात्रों के कार्यानुभव के आयोजन का मुख्य उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है दोस्तों? फर्स्ट ऑप्शन है युवकों के भविष्य के काम काज के लिए तैयार करना। सेकंड ऑप्शन है कार्यस्थल तथा विद्यालय में संबंध स्थापित करना। थर्ड ऑप्शन है कक्षा में पढ़ाने के बाद अध्यापकों को कुछ खाली समय देना, या फिर लास्ट ऑप्शन है यह सभी। इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यह सभी ऑप्शन सही है। छात्रों में कार्यभानु आयोजन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? युवकों को भविष्य के कामकाज के लिए तैयार करना चाहिए, कार्यस्थल और विद्यालय में संबंध स्थापित करना चाहिए, कक्षा में पढ़ाने के बाद अध्यापकों को कुछ खाली समय देना चाहिए। इसलिए ऑप्शन इसमें ये सभी ऑप्शन करेक्ट है, इसलिए डी इज राइट आंसर। इसमें आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। जो आपका गलत होगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन है व्याख्यान विधि से ज्ञान विकसित हो सकता है। आप कहेंगे तो सही है दोस्तों, व्याख्यान से ज्ञान विकसित हो सकता है, ये तो राइट है। इसके बाद है व्याख्यान विधि से तर्क शक्ति का विकास होता है। चलिए इसे वे रोकते हैं और ऑप्शन देखते हैं। व्याख्यान विधि एक दिशा में चलने वाले विधि, यह भी दोस्तों व्याख्यान विधि एक दिशा में चलती है। ऐसा नहीं आप व्याख्यान दे रहे हैं, आप किसी टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं, फिर तुरंत दूसरे टॉपिक पे, फिर ऐसा नहीं कर सकते। एक ही दिशा में जब तक खत्म नहीं हो तब तक उसी पे चलती रहती है। व्याख्यान विधि एक दिशा में चलने वाली विधि, यह भी सही है। व्याख्यान विधि में छात्र निष्क्रिय रहते हैं, यह भी तो सही है दोस्तों। जो व्याख्यान विधि है उसमें छात्र निष्क्रिय रहते हैं, सिर्फ श्रोता का काम करते हैं। आप व्याख्यान देंगे, बच्चे सुनेंगे, बैठ के सिर्फ सुनते हैं, निष्क्रिय रहते हैं, वो बोलते नहीं हैं। तो इसलिए ये भी सही है। इसमें जो आपका ये तीनों ऑप्शन सही हैं। अब इसमें जो गलत है, व्याख्यान विधि में से तर्क शक्ति का विकास होता है। तर्क शक्ति का विकास व्याख्यान विधि से नहीं होता दोस्तों। ऑप्शन 20 करेक्ट आंसर। शैक्षिक सामग्री का चयन किसे करना चाहिए? अध्यापक को, प्रचार प्रधानाध्यापक को, विशेषज्ञों की समिति को, या फिर विभागाध्यक्ष को? आप कहेंगे अब पढ़ाना तो आपको है, फिर सामग्री का चयन कौन करेगा? आप ही तो करेंगे। अध्यापक को करना चाहिए, हमको बच्चों को क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, क्या नहीं पढ़ाना है, इसका चयन अध्यापक को खुद से करना चाहिए। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अभिभावक शिक्षक संघ का मुख्य उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? ऑप्शन फर्स्ट है विद्यालय के कार्यों में सुधार हेतु माता पिता की सहभागिता। सेकंड ऑप्शन है शिक्षकों की समस्याओं के संबंध में समझ विकसित करना। थर्ड ऑप्शन है छात्रों को नियंत्रण में रखना, या फिर लास्ट ऑप्शन है भवन निर्माण। इसमें करें अभिभावक शिक्षक संघ का मुख्य उद्देश्य है, क्या उद्देश्य होना चाहिए?
तो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है विद्यालयों के कार्यों में सुधार हेतु माता पिता की सहभागिता, यही ऑप्शन सही है। ऐसा नहीं कि शिक्षकों की समस्याओं के संबंध में समझ विकसित करना, यह नहीं। छात्रों को नियंत्रण में रखना, यह भी नहीं। भवन निर्माण, इन सब का नहीं होना चाहिए। इसमें सहभागिता होना चाहिए कि हमको बच्चों को कैसे सुधारा जाए, इस पर चर्चा करना चाहिए, इसमें सहभागिता होनी चाहिए। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। शिक्षण अधिगम में अधिगम सामग्री उपयोगी है क्योंकि यह, जो शिक्षण अधिगम टीएलएम होता है उपयोगी होता है, क्यों होता है उसको आपको बताना है। शिक्षकों को काम करने में मदद करता है, करती है। फिर छात्रों को एकाग्र बनाने में मदद करती है, सभी संवर्गों को सक्रिय करती है। फिर लास्ट ऑप्शन है शिक्षण को उद्देश्यपूर्ण बनाती है। जो आप टीएलएम इस्तेमाल करते हैं तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। देखिए, शिक्षकों को काम करने में मदद करती है। देखिए, बच्चों की बात करें तो वह सही है, टीचर की बात करें तो नहीं, ऑप्शन ये गलत हो जाएगा। छात्रों को एकाग्र बनाने में मदद करती है। क्या टीएलएम आपको बच्चों को एकाग्र करने के लिए यूज करते हैं? नहीं, उससे कुछ बच्चे सीखते हैं। ऑप्शन है सभी संवर्गों को सक्रिय करती है, ये तो सही लग रहा है। शिक्षण को उद्देश्यपूर्ण बनाती है, तो इसमें जो सबसे ज़्यादा सही है तो ऑप्शन सी ही है, सभी संवर्गों को सक्रिय करती है। जब भी आप कोई खेल के माध्यम से बच्चों के सिखाए, बच्चों बहुत अच्छे से सीखते हैं। आपको टीएलएम दिखा के बच्चों को पढ़ाएंगे बहुत अच्छे से सीख जाते हैं, इसलिए ऑप्शन इसमें सी इज करेक्ट आंसर। शिक्षकों का वर्ग कक्षा में व्यवहार प्रभावी होना चाहिए क्योंकि, ऑप्शन फर्स्ट है छात्र में एकाग्रता होगा, यह एक उदाहरण स्थापित करेगा, छात्र इसे पसंद करेंगे। लास्ट है सीखने का लिए माहौल उपयोगी बनेगा। किसकी बात कर रहे हैं इसमें? कह रहे हैं शिक्षकों का वर्ग कक्षा में व्यवहार प्रभावी होना चाहिए, क्यों होना चाहिए? तो राइट आंसर इसमें जो हो जाएगा ऑप्शन, देखिए एक एक ऑप्शन बताते हैं। शिक्षकों का वर्ग कक्षा में व्यवहार प्रभावी होना चाहिए, छात्रों में एकाग्रता होगा, यह एक उदाहरण स्थापित करेगा। देखिए बी ऑप्शन आपका नहीं हो सकता एकदम, छात्र इसे पसंद करेंगे, यह भी गलत हो जाएगा। सीखने के लिए माहौल उपयोगी बनेगा, छात्र में एकाग्रता होगा, तो इसमें ऑप्शन डी आपका ज़्यादा सही होगा। सीखने के लिए माहौल उपयोगी होगा दोस्तों, जैसे शिक्षकों के वर्ग में, शिक्षकों का वर्ग कक्षा में व्यवहार प्रभावी होना चाहिए क्योंकि दोस्तों इससे जो है सीखने के लिए माहौल उपयोगी बनता है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। शिक्षण और प्रभावी बन सकता है अगर शिक्षक, ऑप्शन फर्स्ट है अपने विषय का ज्ञानी हो, अपने उद्देश्य को अर्थपूर्ण बनवाए, या फिर थर्ड ऑप्शन है अपने उद्देश्यों को प्रारंभ में ही घोषित कर दें। लास्ट ऑप्शन विभिन्न प्रकार की शैक्षिक सामग्री का उपयोग करें। अब इसमें जो सबसे ज़्यादा सही है, आप कहेंगे जब वह अलग अलग टीएलएम इस्तेमाल करके बच्चों को सिखाएगा तभी तो अच्छे से सीखेगा। ऑप्शन इसमें डी इज करेक्ट आंसर। एक विद्यालय पाठचर्या की सर्वोत्तम परिभाषा है, क्या सर्वोत्तम परिभाषा है? फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों को प्रदान किया जाने वाला समग्र ज्ञान, सेकंड ऑप्शन है विद्यालय के संरक्षण में विद्यार्थियों की व्यवस्थित अनुभूतियों का योग, थर्ड ऑप्शन है पाठ्यक्रमों की पूर्ण सूची, लास्ट ऑप्शन है बच्चों को क्रियाकलापों को बढ़ाने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली समग्र सामग्री। एक विद्यालय पाठचर्या की सर्वोत्तम परिभाषा है, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें जो राइट आंसर है पाठ्यक्रमों की पूर्ण सूची, सर्वोत्तम परिभाषा कौन से विद्यालय में पाठचर्या की बात करें, किसकी बात हो रही? पाठचर्या की है, तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा पाठ्यक्रमों की पूर्ण सूची जो है यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, यह सर्वोत्तम परिभाषा है। छात्रों में नेतृत्व के गुण का विकास किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है? उन्हें प्रोत्साहित करके, ये तो बहुत ही पॉजिटिव ऑप्शन है प्रोत्साहित करना, लेकिन और भी हम देखते हैं नेतृत्व की बात कर रहे हैं ना, उन्हें यह कह कर कि दूसरे छात्र को दंडित करें, तो यह ऑप्शन गलत हो जाएगा। उन्हें उपदेश देकर, यह भी गलत हो जाएगा, उपदेश नहीं देना है, उन्हें उनकी जिम्मेदारियों का बोध कराकर। देखिए छात्रों में नेतृत्व के गुण का विकास किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है? उन्हें प्रोत्साहित करके करेंगे तो और बढ़िया होगा। दो ही ऑप्शन है ना, उन्हें उनकी जिम्मेदारियों का बोध कराकर, यह भी ऑप्शन सही है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा सही है इसमें प्रोत्साहित करना, प्रोत्साहित करके बच्चे इसे करेंगे तो बच्चा बहुत अच्छे से सीखेगा। तो ऑप्शन इसमें ए इज करेक्ट आंसर।
पाठ्यक्रम शिक्षण में कैसे सहायता करता है? ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है शिक्षा कार्य को रुचिकर बना देता है। सेकंड ऑप्शन है शिक्षक अपने विषय की पूर्व में ही तैयारी कर लेते हैं। थर्ड ऑप्शन है शिक्षक अपने दायित्व को जान जाता है। या फिर लास्ट ऑप्शन है शिक्षण कार्य को सरल बना देता है। पाठ्यक्रम में शिक्षण कैसे सहायता करता है? तो पाठ्यक्रम में जो शिक्षण होता है वह सहायता कैसे करता है उसको बताना है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा, शिक्षक अपने विषय के पूर्व में ही तैयारी कर लेता है। वो क्या जो पाठ्यक्रम से ही दोस्तों हम पहले से ही समझ जाते हैं हमको पढ़ाना है क्या है, कैसे पढ़ाना है, किस सब्जेक्ट को पढ़ाना है, इसके बारे में हम तैयारी करके आते हैं। तो वह दोस्तों शिक्षण कार्य को सरल बनाता है। शिक्षक अपने विषय को पूर्व में ही तैयार कर लेता है। तो 20 करेक्ट आंसर। कह रहे हैं छात्र किस विधि से ज़्यादा हद तक जल्दी सीखते हैं? सुनकर, पढ़कर, देखकर, स्वयं कर कर। देखिए बच्चा कब सीखेगा? जब खुद से करेगा। सुनकर, देखिए इसमें सभी ऑप्शन सही है। सुनकर तब भी सीखेगा, पढ़कर तब भी, देखकर तब भी, स्वयं कर कर तब भी। लेकिन सबसे ज़्यादा किससे सीखेगा? सबसे सही ऑप्शन क्या है? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, स्वयं करके। जब बच्चा खुद से करेगा तब सबसे ज़्यादा सीखता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कह रहे हैं बच्चे का पहला शिक्षक कौन होता है? वातावरण, शिक्षक, माता पिता, या फिर यह क्या है उसका अपना मस्तिष्क। देखिए बच्चों का जो पहला शिक्षक होता है, उसका जो पहला विद्यालय होता है वह होता है उसका परिवार। विद्यालय जो होता है उसका परिवार होता है, और जो उसका शिक्षक होता है उसकी माता होती है, या माता पिता दोनों कह सकते हैं। तो बच्चे का जो पहला शिक्षक कौन होता है? माता पिता होते हैं। और उसका पहला विद्यालय क्या होता है? विद्यालय उसका दोस्तों परिवार होता है, घर होता है। बच्चा विद्यालय जाने से पहले बहुत कुछ सीख के आता है। ऐसा नहीं विद्यालय में आप उसका एडमिशन करा रहे हैं तब बच्चा सीखेगा पापा कौन है, मम्मी कौन है, चाचा कौन है, क्या बोलना है। नहीं, बच्चा विद्यालय जाने से पहले कोरी बटिया नहीं रहता, बहुत कुछ सीख के जाता तब विद्यालय। इसलिए ऑप्शन इसमें सी इज करेक्ट आंसर। विद्यालय में शिक्षा में गुणवत्ता का मापन किया जा सकता है। विद्यालय में शिक्षा में गुणवत्ता का मापन किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? ऑप्शन फर्स्ट है छात्रों की उपलब्धि से। सेकंड ऑप्शन है शिक्षक एवं प्रधान शिक्षक की उपलब्धता से। थर्ड ऑप्शन है भौतिक सुविधाओं की उपलब्धता से। या फिर लास्ट ऑप्शन है यह सभी से किया जा सकता है। तो इसमें जो करें विद्यालय में शिक्षक की गुणवत्ता का मापन आप कैसे कर सकते हैं? आप कहेंगे इन सभी चीज़ों से हम कर सकते हैं। छात्रों की उपलब्धि से कर सकते हैं, शिक्षक एवं प्रधान शिक्षकों की उपलब्धि से, भौतिक सुविधाओं से भी इसकी जांच कर सकते हैं। तो ऑप्शन इसमें डी इज करेक्ट आंसर। वर्ग कक्षा में शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब पहले कुछ कथन है, कह रहे हैं सूचनाएं उपलब्ध कराना, छात्रों को प्रोत्साहित करना, छात्रों में सीखने की दक्षता, उनको लिखित उत्तर देने के लिए तैयार करना। देखिए वर्ग कक्षा में शिक्षक किस लिए कक्षा में ज़रूरत होता है? जो चीज़ें नहीं हो सकती पहले आप उसे काटना शुरू कर दीजिए। जैसे इसमें अगर हम ऑप्शन देखें तो 4 ऑप्शन कह रहे उनको लिखित उत्तर देने के लिए तैयार करना, तो ये होगा ही नहीं, 4th ऑप्शन कट जाएगा। अब 4th ऑप्शन किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन आप कहेंगे बी में ऑप्शन है तो 4 यह नहीं होगा, इसे आप काट दीजिए। आपके पास अब 3 ऑप्शन बच गया। इसके बाद अगर हम सब बढ़ें तो फर्स्ट ऑप्शन पे बढ़ते हैं, सूचना उपलब्ध कराना। क्या सिर्फ टीचर का काम सूचना ही देना होता है और कोई काम नहीं होता? नहीं दोस्तों, सिर्फ सूचना देना काम नहीं होता। मतलब फर्स्ट ऑप्शन भी जिसमें है वो कट जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन ए है, सूचना देना सिर्फ काम नहीं होता है टीचर का। अब इसमें बचा क्या? एक ही ऑप्शन बचा डी। इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? छात्रों को प्रोत्साहित करना। बहुत ही फास्ट आंसर हो दोस्तों, यह आपका सही हो जाएगा। छात्रों में सीखने की दक्षता, यह भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन इसमें डी इज करेक्ट आंसर। वर्ग शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। वर्ग शिक्षण का क्या उद्देश्य है? प्रश्न करने हेतु मस्तिष्क का विकास करना। सेकंड ऑप्शन है छात्रों के व्यक्तित्व का विकास करना। थर्ड ऑप्शन है उनको सूचनाएं देना। लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त में कोई नहीं। वर्ग शिक्षण का जो मुख्य उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है? राइट आंसर इसमें ए हो जाएगा दोस्तों, प्रश्न करने हेतु मस्तिष्क का विकास करना। ऑप्शन इसमें वर्ग शिक्षण का जो बात करें तो वर्ग शिक्षण में ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अच्छे शिक्षण में सहायक होती है यदि इसे निम्न भाषा में दिया जाए। क्या? अंग्रेजी, हिंदी, मातृभाषा, उपरोक्त सभी। अच्छे शिक्षण में सहायक होती है इनमें से होती है यदि इसे निम्न भाषा में दिया जाए। अच्छे शिक्षण में क्या सहायता होती है? क्या अंग्रेजी होगी, हिंदी होगी, मातृभाषा? मातृभाषा दोस्तों, मदर टंग जो होती है अच्छे शिक्षण में सबसे ज़्यादा यही सहायता होती है। तो बच्चा अगर आप अंग्रेजी में पढ़ाना शुरू कर दीजिए, वो हर समय हिंदी ही बोला है तो उसे बहुत कठिनाई होगी, सीख नहीं पाएगा जल्दी। उसके मातृभाषा में पढ़ाएंगे तो बच्चा बहुत अच्छे से और जल्दी सीखेगा। ऑप्शन इसमें सी इज करेक्ट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि मूल्यांकित करें -3 से 43 गुणे 5 से 12 पावर है दोस्तों 1/3। इसे आपको सॉल्व करना है। सबसे पहले आप समझिए कि इसमें हो क्या रहा है। देखिए 3 से 43 किसका वर्ग है या क्यूब है, किसका है? आप कहेंगे ये दोस्तों 7 का वर्ग है, सॉरी वर्ग नहीं क्यूब है। यह क्या है? 7 का क्यूब है। तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं, ये माइनस है, माइनस क्यूब हो गया गुणे और 8 64 और इसका क्यूब करेंगे तो ये कितना 8 का क्यूब है। इसे हम क्यूब कर देते हैं, 1 मिनट, ठीक है। अब इसे हम 1/3 कर देते हैं। क्लियर? अब यहाँ पे हम सब सॉल्व करते हैं। देखिए घात घात बराबर है 8 से 56, तो हम लिख सकते हैं -56 पावर कितना है 3 है, 3 लगा दे रहे हैं। इसके बाद इसकी पावर क्या है? आप कहेंगे इसकी भी पावर 1/3 है। क्लियर? यहाँ तक तो समझ गए होंगे आप। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -56 पावर 1। अब बराबर कितना हो गया -56। तो -56 किस ऑप्शन में? ऑप्शन फर्स्ट ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है, करें x -5 - 3x बटे 3x -7 - 2x बराबर 1/2 है। ठीक है, इसको हम सब सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे इसको गुणा कर दीजिए, इसको इसमें 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 हम इसमें करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2x माइनस 5 दूनी 10 हो गया। इसके बाद यहाँ पे अगर हम सब यहाँ पे प्लस है, अब 3 दूनी 6x हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? 6x। यहाँ तक समझ में आया? अब इसका हम गुणा करेंगे तो एक ही है, तो यह सेम टू सेम ऐसे आ जाएगा 3x माइनस 7x नहीं है ना, 1 मिनट, 7 कोष्टक है हटेगा तो यह प्लस हो जाएगा प्लस 2x। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए। अगर इसे हम सब सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 6x है, तो 8x माइनस 10 बराबर 3x है, 2x है। तो आप कहेंगे 3x और 2x कितना हो जाएगा 5x माइनस 7। क्लियर? इसको हम सब सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 8x है, यहाँ पे 5x है, तो इस प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो यह कितना हो जाएगा? यह आपका 3x हो जाएगा, 3x। अब देखिए 3x इसके बाद यह बराबर क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे प्लस है, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे हम सब लिख सकते हैं 10 माइनस 7। क्लियर? अब हम इसे सॉल्व करते हैं आगे, तो ये 3 हो जाएगा, 3x बराबर 3 हो गया। और x, अब हम x बराबर क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। तो यही आपका 1 राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन फर्स्ट ही आपका 1 है, तो यही आपका करेक्ट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि करड़े में 3/8 है का दशमलव के 2 अंकों तक पूर्ण वर्गमूल पता करें। देखिए इसको हम पहले काट लेते हैं। अब करड़ी हम समझते हैं करड़ी लगा ही नहीं, चलिए ठीक है, इसे हम 8 है एकदम सिंपल से तरीके से काटेंगे। 3 बाहर नहीं जाएगा तो दशमलव बढ़ाएंगे 0 आएगा। 8 3 24 3 बार गया, यहाँ पे 6 बचा, 60 हो गया। 8 सब 56 हो गया, ठीक है, यहाँ पे 4 आएगा, 8 5 40 हो गया, पूरा कट गया। तो हमको लेकिन इसको वर्ग में 2 अंकों तक वर्गमूल पता करना है, तो यहाँ पे हम 0 लगा लें, कोई दिक्कत नहीं। तो हम यहाँ पे 3750 पॉइंट, ये क्या है? पॉइंट 0 करड़ी में है। यहाँ तक
समझ गए होंगे। हमको क्योंकि वर्ग में निकालना था ना, 3 ही अंक पे कटे जा रहा है, लेकिन हमको वर्ग में निकालना है, तो फिर हम 4 संख्या रहेगी तभी तो निकलेगा वर्ग। चलिए ठीक है, अब इसको हमको वर्ग निकालना है। अब आप ऑप्शन से भी देख सकते हैं, जैसे 61 है, आप दशमलव समझिए ही नहीं, 61 का 61 में गुणा करिए, देखिए कितना आ रहा है। देखिए 63 है, अगर इसे हम बाहर निकालेंगे तो ये 61 आएगा, 61 पॉइंट कुछ आएगा दोस्तों, 23 आएगा। लेकिन हमको 2 ही अंक तक निकालना था, यहाँ पे बोला है ना कि 2 अंक तक निकालना है जो पूर्ण वर्ग रहे, तो अब 2 अंक तक 61 ही आ रहा है, तो ऑप्शन आपका फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि एक विद्यालय में 38% विद्यार्थी बालिकाएं हैं, यदि विद्यालय में बालकों की संख्या 1023 है, तब विद्यालय में कुल छात्रों की संख्या क्या होगी। देखिए परसेंटेज मतलब 100 होता है, इसमें 38% क्या है, बालिकाएं हैं। अगर 38% बालिकाएं हैं तो बचा कितना परसेंट, आप कहेंगे 62%। 62% क्या बचा है, यह बच्चे हैं जो कि 1023 है। एक चीज़ यहाँ से समझिए, 62% बराबर कितना है, 1023 है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर 62% बराबर 1023 है तो 1% हम निकाल लेते हैं, 1% बराबर 1% की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। तो 1% निकालने के लिए हमको 62 से इसमें भाग दे देंगे, तो यह आएगा 16.5, यह 1% की वैल्यू आ गई। देखिए हमको टोटल बच्चों को निकालना था, अगर हम इससे 38 में गुणा कर दें तो हमको हमारे पास बालिकाओं की संख्या आ जाएगी, फिर बालिकाओं की संख्या में बच्चों की संख्या जोड़ दें, जो आएगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा तरीका है, आप ऐसे कर सकते हैं, बहुत ही ईजी तरीका है। आप इसको खुद से सॉल्व करिए। अब इसमें 16.5 है, 16.5 में 38 से गुणा करिए, गुणा करने के बाद जो आएगा उसमें 1023 जोड़ दीजिए, तो आपको पूरा छात्र संख्या पता चल जाएगा। लेकिन ऑप्शन आपको हम बता देते हैं, इसमें 1650 आपका करेक्ट आंसर है, 20 राइट आंसर। बाकी आप खुद से करिए, मैथ का सवाल दोस्तों आप अगर खुद से करेंगे तभी अच्छे से सीख पाएंगे। अगला जो क्वेश्चन है, करें एक कक्षा में 40 छात्रों का औसत वजन 30 किग्रा है तथा दूसरी कक्षा में 20 छात्रों का औसत वजन 15 किग्रा है। दोनों कक्षाओं को मिलाकर छात्र का औसत वजन ज्ञात करें। देखिए हम ऑप्शन में बढ़ते ही नहीं हैं, हम आपको वैसे ही बताते हैं। 40 छात्रों का औसत वजन कितना है, 30 किग्रा है। अगर हम पूरा देखिए एवरेज पूछ रहा है, इसमें औसत है, एवरेज बता रहा है 30 किग्रा है, तो हमको पूरा छात्र का वजन निकाल लेना है। पूरे छात्र का वजन कितना है, पूरे छात्र का वजन निकालने के लिए 40 × 30 कर देंगे, तो 0 के 0 हो गया, 2 0 हो गया, और 4 3 12 हो गया। पूरा छात्र का वजन हमको कितना मिल गया, आप कहेंगे 12 से। इसके बाद 20 छात्रों का औसत वजन 15 के है, तो हमको 20 × 15 हो गया। इसका औसत वजन निकाल लेते हैं, 15 0 0 हो गया, 15 दूना 30 हो गया, 15 दूना 30। ठीक है, अब हमको क्या मिल गया, ये हमको मिल गया दोस्तों टोटल वजन मिल गया। अब करें दोनों कक्षाओं को मिलाकर छात्रों का औसत वजन कितना है। अब हम 12 3 15 से कर दे रहे हैं, कितना 15 से, और हमारे पास छात्रों की संख्या कितना है 60 है। अब अगर हम 1500 में 60 से भाग दे देंगे, 6 से 6 कर गया, 6 दूनी 12, 3 बचा, 6 पंचे 30, 25। 1 मिनट, कितना हो गया 25। आपका 25 करेक्ट आंसर है। ऑप्शन हम देख लेते हैं 25 है कि नहीं है। 25 तो करेक्ट है। देखिए ऐसे प्रकार क्वेश्चन बहुत ही ईजी होते हैं, आप थोड़ा सा समझिएंगे तो आप जान जाएंगे। तो इसमें 25 ही आपका राइट आंसर होगा। इसमें देखिए ऑप्शन दिया है 20, 25, 17.5, 15, तो इसमें राइट आंसर 25। करें 48, 90, 120 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। बहुत सारे तरीके हैं इसको ज्ञात करने के लिए। आप चाहें तो 90 जो सदाबहार तरीका है इससे भाग देंगे, जो शेष बचेगा फिर उसमें 120 से भाग देंगे, जो आएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक सही है। लेकिन एक तरीका आपको हम बताते हैं, जैसे आपके पास 48 है, 90 है, 120 है। आप देखिए इसमें क्या किसी संख्या से गुणा करने पे वो संख्या आ रही है जो बराबर सभी संख्याओं में है। जैसे 48 है, 90, 120 है। आप कहेंगे 8 छंग 48, क्या कहेंगे 8 छंग 48, ये तो आ रहा है। अब 90, क्या किसी पहाड़े में 90 6 बार में 90 आ रहा है, 15 छक्का 90, आप कहेंगे आ रहा है 15। ठीक है, क्लियर। 120,
क्या किसी के पहाड़े में सवार में 120 आ रहा है? आप कहेंगे 20 छक्का 120, 6 × 20, 6 कॉमन आ रहा है तो 6 ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। नहीं तो इसमें आपका अगर आपको दिक्कत हो रहा है, सीधा आप ऐसा करिए, इसमें से निकालिए, जो आए उससे भाग दीजिए, तब भी आपको मिल जाएगी। तो इसमें सी इज़ राइट आंसर। करेंगे एक कोड भाषा में FILN को DGJL लिखा जाता है, तो उसी भाषा में JMPT को का कोड क्या होगा? देखिए पहले इसका संबंध आप देखिए, F और D इसमें कुछ संबंध बन रहा, IJLL नहीं, देखिए यहाँ तो नहीं बन रहा है। F देखिए इसमें हो क्या रहा है, अभी ये आ गया समझ में। यहाँ पे देखिए F है, यहाँ पे D, आप कहेंगे DEF माइनस क्या हो रहा है? 2 हो रहा है। इसमें I G, आप G है, G समझिए, HI -2, ठीक है। L, एक मिनट यहाँ पर नहीं, ऊपर ले जाए। इसमें भी क्या हो रहा है दोस्तों? इसमें भी -2 हो रहा है, लास्ट में इसमें भी -2 हो रहा है, ठीक है। यही चीज़ आप कहना है। Z में -2 करेंगे तो आप क्या आएगा? आप कहेंगे IJ, इसमें क्या आएगा? H, क्लियर। इसके बाद यम में -2 करेंगे आप, K है दोस्तों, KLM, इसमें क्या आएगा? K आएगा, ठीक है। इसके बाद यम, इसके बाद P है दोस्तों, P में माइनस, आप देख इस ऐसे ही आंसर आप देखने का प्रयास करिए। 2 ऑप्शन कट गया, 2 ही बचा है। P में -2 करिए, आप कहेंगे MP, HKN तीनों में मिल, अच्छा इसमें सेम ऑप्शन दोस्तों, इसमें टाइपिंग मिस्टेक है, HKNR, तो ये दोनों ऑप्शन सही है। तो इसमें आप चाहे B माने चाहे C माने, तो दोनों ऑप्शन सही है। -2 ही 2 हो रहा है। इसमें आपको लुप्त संख्या बताना है। निम्न श्रृंखला में विलुप्त संख्या कौन सी है? 40, 120, 60, 180, 90, फिर 135 है। चलिए इसमें देखते हैं क्या हो रहा है। 6 दूनी 12, 6 3 18, 4 दूनी 8, 4 3 12, 3 गुना हो रहा है यहाँ पे। 6 12, 6 3 18, 3 गुना हो रहा है। 9 9 9 27, 270। क्या 270 है ऑप्शन में? ऑप्शन बी तो है, यही हो रहा है दोस्तों, 270 ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। 1 से 45 तक को उन विषम संख्याओं को जो 3 से विभाजित हो एक आरोही क्रम में रखा गया है, जो राशि क्रम 6 पर आएगी, उसकी संख्या क्या है? कह रहे हैं कि 1 से 45 तक के उन विषम संख्याओं को जो 3 से विभाजित हैं। देखिए 45 से 1 से 45 तक विषम संख्याओं को चुनना है जो 3 से विभाजित हों, एक आरोही क्रम में रखा गया है, जो राशि क्रम 6 पर आएगी, उसकी संख्या आपको बताना है। देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें आपको कुछ कहना नहीं। देखिए 1 से 45 तक अगर हम सब बात करें तो पहले 3 ही आ जाएगा। 3 से कटने वाली संख्या, आपके 3 का पहाड़ा पढ़ लीजिए। 3 1 9 3, 3 दूनी 6। इसके बाद लेकिन आप 6 क्या है? 6 आप कहेंगे तो सम है, होगा नहीं। 3 3 9, फिर 3 चौक 12, 12 नहीं आएगा। 3 5 15, 3 6 18 भी नहीं आएगा। 3 7 21, 3 7 21, 3 8 24, 24 भी नहीं। 3 9 27, 27 हो गया। 3 10 30, 30 भी नहीं आएगा। 30 3 33, 33 आएगा। और 33 देखिए 6 नहीं आएगा, वो 36 नहीं आएगा, तो 39 आएगा। तो 39 सम नहीं है आपका, 39 हो गया। 39 बाद आपका 45 भी तो है, 45 छठवें नंबर पर पूछा है, तो यहाँ पे 9 आएगा ना, ये 9 1 2 3 4 5 33, 33 है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कोड में दिए गए उचित विकल्प का चयन करें। मधुमक्खी शहद, गाय दूध, शिक्षक। जैसे मधुमक्खी शहद, गाय दूध, गाय का संबंध किससे? दूध से। शिक्षक बौद्धिक स्तर, अंक, पाठ, बुद्धिमत्ता, किससे संबंध है दोस्तों? आपके बुद्धिमत्ता, बच्चा जो है
शिक्षक जो है बुद्धिमत्ता से संबंधित है। मधुमक्खी शहद से है तो गाय दूध से है, तो शिक्षक आपका बुद्धिमत्ता थे। ऑप्शन इसमें डी इज राइट आंसर। करें 0 से लेकर 99 तक के सभी संख्याएं लिखता है तो इसमें अंक 3 कितनी बार लिखा जाएगा? आपको बताना है 0 से लेकर 99 तक 3 को कितनी बार लिखा जाएगा? इसमें कोई व्यक्ति 0 से लेकर 99 तक के सभी संख्याएं लिखता है, इसमें अंक 3 कितनी बार लिखा जाएगा? 18 बार, 19 बार, 20 बार, 21 बार। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह आपका 20 बार है। 3 संख्या कितना लिखा जाएगा? वह आपका 20 बार लिखा जाएगा। ऑप्शन इसमें जो करेक्ट है ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ABCDEF ये गोल मेज के चारों ओर बैठे हैं। ये ई और एफ के बीच है। चलिए इसको हम बनाते हैं। गोला तो नहीं बन पाएगा दोस्तों, लेकिन प्रयास करते हैं। चलिए इतने से मानते हैं। आप कह रहे हैं कि ए और एफ के बीच बैठा है। ए जो है ई और एफ के बीच बैठा है। चलिए मानते हैं हम, यहाँ पे ए हो गया, ठीक है, ए हो गया। इसके बीच में है ई और एफ के बीच में है, तो यहाँ पे ई मान ले रहे हैं, यहाँ पे एफ मान ले। आप कहीं भी मान सकते हैं, ऐसा नहीं आप यहीं पे माने। आप जो चार्ट बनेगा सेम सही बनेगा। बीच में बैठा है, ई डी के सामने बैठा है। अब हमारे पास ई यहाँ पे है, अगर ई यहाँ पे है तो डी हमारा क्या होगा? यहाँ पे होगा, ठीक है, सामने बैठा है। सी ई के साथ वाली अगल बगल की किसी सीट पर नहीं बैठा है। सी जो है ई के टोटल लोग कितने थे? 2, 2, 4, 2, 4, 6 लोग थे, जिसमें 4 लोग को सेट कर दिया। कह रहे हैं कि सी जो है ई के साथ अगल बगल वाले किसी सीट पे नहीं बैठा है। चलिए यहाँ पे 2 सीट बची हुई, सी यहाँ पे बैठे रहेगा नहीं, सी यहाँ पे बैठ गया। अब कह रहे हैं किसी सीट पर नहीं बैठा। बी के सामने कौन सा बैठा? बचा है एक अक्षर बचा है बी। अब बी के सामने क्या है? बी के सामने आप एफ होगा ना, तो इसमें राइट आंसर डी हो जाएगा। डी इज करेक्ट आंसर। बी के सामने एफ है। यहाँ पे आज हम सब दोस्तों टोटल 50 क्वेश्चन कवर किए, जो आपके बिहार स्टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे और सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर थे। अगर आप इस चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिए। हम आपसे फिर एक नए वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।